मेरा नाम समन है और मेरी यादें भारत के उत्तरी इलाके पंजाब के एक छोटे और शांत गांव से शुरू होती हैं, जहां की हवा में खेतों की खुशबू और बड़ों का आशीर्वाद घुला रहता था। हमारा घर एक आश्रम जैसा था, जहां हम 5 भाई बहन, 3 बड़ी बहनें और 2 छोटे भाई मिलकर रहते थे। लक्ष्मी, पूजा और मैं समन बड़ी थीं, जबकि गोपाल और छोटा भाई अभी बचपन की दहलीज पर थे। हमारे पिताजी रामलाल जी वो स्तंभ थे जिस पर हमारी दुनिया टिकी थी। वो शांत स्वभाव के, मेहनती और बच्चों से बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। उन्होंने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली थी, जो हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बुरे दिन, हमारे बचपन में ही, पिताजी स्वर्ग से गुजर गए। उनकी गैर मौजूदगी ने हमारे घर की रोशनी धीमी कर दी। पिताजी का साया हटते ही हमारी माँ प्रभा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो हिम्मत वाली थीं और उन्होंने अकेले हमें पालने का कठिन फैसला लिया। प्रभा जी ने दिन रात एक कर दिया, पर 5 बच्चों की परवरिश, समाज की नजरें और पैसे की तंगी का बोझ उनके कंधों को झुकाने लगा। समय और हालात के दबाव ने उन्हें मजबूर किया कि वो जिंदगी का एक और मुश्किल फैसला लें। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का आना, कैलाश का काला साया। माँ ने हमारे पिताजी के चचेरे भाई कैलाश से शादी कर ली। ये रिश्ता खून का तो था, पर इसमें अपनापन दूर दूर तक नहीं था। एक अजीब बात हुई। आमतौर पर औरत पति के घर जाती है, पर कैलाश रिवाज के खिलाफ हमारे ही घर में आकर रहने लगा। इसकी वजह यह थी कि पिताजी की बनाई हुई छोटी सी दुकान और हमारा घर उसकी लालची नजरों का निशाना बन गए थे। दुकान, जो पिताजी की मेहनत थी, अब कैलाश के कब्जे में थी। कैलाश एक लालची, कामचोर और बहुत घटिया इंसान था। घर में उसकी मौजूदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। जब वो घर पर होता, तो घर का माहौल एक फौजी छावनी जैसा हो जाता। हम सब भाई बहनों को वो दौड़ रखता। उसका छोटे से छोटा काम, जैसे एक गिलास पानी मंगवाना हो या चप्पल उठाना, वो खुद नहीं करता था। वो अपना गंदा हुक्म देने के लिए माँ या हमें जोर से आवाज देता। अगर काम समय पर नहीं होता या उसकी पसंद के हिसाब से नहीं होता, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और वो अक्सर मारपीट भी करता। इसलिए हम सब भाई बहन मन ही मन डर और तकलीफ के साथ भगवान से प्रार्थना करते थे कि काश वो घर ही ना आए। जिस दिन वो अपने गांव, असली घर जाता था, हम एक झूठी आजादी महसूस करते, चैन की सांस लेते और भगवान का शुक्रिया करते थे। कैलाश ने हर चीज पर कब्जा कर रखा था। वो दुकान से जो कुछ भी कमाता, उसका बड़ा हिस्सा अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को दे आता। और जब हम अपनी जरूरी चीजों की मांग करते, तो वो नफरत से कहता, मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, सोच समझ कर खर्च करो। हमारे खाने पीने और दूसरी जरूरतों पर वो 100 ताने देता। ये कितनी बुरी बात थी कि जो हमारा हिक था, उस पर उसके रिश्तेदार मजे कर रहे थे। जब मैं अपनी माँ से रोते हुए कहती, तो वो चुप हो जाती थीं। उनकी आंखों में बेबसी और अपने गलत फैसले का पछतावा साफ दिखता था। पिता होने पर सवाल और भाई की कड़वी बात। एक सुबह माँ ने प्यार और डर के मिले जुले एहसास से नाश्ता बनाकर मुझसे कहा, जा बेटी, अपने पिताजी को नाश्ता दे आ। मैंने माँ की तरफ देखा और मेरे दिल की गहरी तकलीफ शब्द बनकर निकल गई। पिताजी, माँ, क्या ऐसे पिताजी होते हैं? इन्होंने तो कभी हमारी किसी जरूरत का ख्याल नहीं रखा, हर वक्त बस डांटते रहते हैं। माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा और डरते हुए बोली, अगर तुम्हारी ये बात उन्होंने सुन ली ना, तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी वो जो कुछ भी करते हैं, तुम सबके भले, अच्छाई के लिए ही करते हैं। उनका ये वाक्य एक झूठी ढाल थी, जिसे वो अपनी गलती और कमजोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। मैंने गुस्से और दुख में प्लेट वहीं रख दी और कमरे के अंदर चली गई। माँ पीछे से कांपती आवाज में आवाजें देती रहीं। अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया और इल्जाम का सहारा लिया। हाँ ठीक है, वो तुम लोगों के साथ बिल्कुल सही करते हैं। अगर ये ना होते, तो तुम लोग तो मुझे बेइज्जत कर देते। मेरा तो डर ही नहीं है तुम लोगों को। ये वाक्य उनकी हार का ऐलान थे, लेकिन ये हमें और ज्यादा अकेला और अपराधी महसूस कराते थे। मैंने रोते हुए अपने छोटे भाई गोपाल की तरफ देखा, जो उस वक्त अजीब मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। वो कहने लगा, अगर आराम से नाश्ता दे आती, तो तुम्हें ये बातें न सुननी पड़ती। तुम्हें भी आदत है, जब तक तुम्हारी बेइज्जती न हो, तुम्हें खाना हजम नहीं होता। अब तैयार रहना, कुछ देर में माँ के पति आएंगे और पूछेंगे कि अपनी माँ को परेशान क्यों करते हो। गोपाल की ये बात बचपन की मासूमियत और कड्डी रीडवी सच्चाई का एक अजीब मेल थी। वो इस रोजमर्रा के अत्याचार को एक आम बात समझने लगा था। ये सुनकर मेरी दूसरी बहन पूजा भी आंसुओं में हंसने लगी। मुझे हैरानी हुई, उसे कैलाश से जरा भी डर नहीं लगता था। वो कहती थी,
ये सजा है हमारी जो दुनिया में हम पर आई है। इसके बदले में स्वर्ग में जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। वो अपने विश्वास की रोशनी में इस नर्क को सहन कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर मायूसी से कहती थी, जिंदगी ही सजा बन गई है। एक एक दिन गुजारना मुश्किल है और तुम स्वर्ग की बात कर रही हो। वो तो बहुत दूर है। पूजा कहती, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। समन, तुम भी उसी उम्मीद की किरण पर इस नर्क को सहन करो। लेकिन मेरे लिए ये सब सिर्फ झूठे दिलासे थे और मुझे इस नर्क से छुटकारे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सांवलेपन की पीड़ा। समन का अंदरूनी नर्क। आह, हम तीनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं और भाई छोटे थे। एक 7वीं क्लास में और दूसरा 5वीं क्लास में। मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी को कैलाश ने एक फैक्ट्री में काम करने पर लगा दिया था। ये काम भी कैलाश ने ही ढूंढ कर दिया था ताकि वो सारा दिन घर पर टीवी न देखे और अपना दहेज बना सके। फैक्ट्री की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा भी कैलाश खुद ही रख लेता था। माँ अब दुकान भी देखती और घर भी संभालती, जबकि कैलाश नशे में धुत सारा दिन घर पड़ा रहता। माँ उसे मना करती, लेकिन 1-2 बार जब उसने माँ को बेरहमी से मारा, उस दिन से माँ ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई संगमरमर का पुतला। कोई कह नहीं सकता था कि वो हम 5 बच्चों की माँ है। सब उन्हें हमारी बड़ी बहन समझते थे, लेकिन कैलाश की मार खा खाकर और समय के ताने सुन सुनकर उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरे पर गहरी थकावट और उदासी के निशान थे। मेरी बहनें मेरी तुलना में बहुत खूबसूरत और गोरी थीं। मैं एक साधारण नक्श और सांवली, गहरा रंगत वाली लड़की थी, और हमारे समाज में लड़की का पौन सांवला होना एक बड़ी सजा बन जाता है। सांवला तो कोई कहता नहीं, लोग तो सीधे काली कहने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब भी मैं अपनी बहनों के साथ बाहर जाती और मोहल्ले की कोई औरत मिल जाती तो बेगैरती से सलाह देती, तुम कुछ लगाया करो अपने चेहरे पर, हो सकता है रंग थोड़ा सा साफ हो जाए। मुझे कभी इन बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगा। मैं सोचती, जैसी हूँ ठीक हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब घर में भी यही ताने मिलते तो मुझे बहुत दुख होता। मेरे भाई बहन अक्सर कहते, तुम लगती नहीं हो कि हमारी बहन हो। कभी माँ से कहते, इसे किसी कूड़े के ढेर से उठाया था क्या। मेरी बहन तो यहाँ तक कह देती, कूड़े से नहीं, इसे तो खानाबदोश छोड़ गए थे। ये ताने मेरे दिल में गहरे जख्म छोड़ते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं वाकई उनकी कुछ नहीं लगती। अगर लगती होती तो मेरा एहसास करते, मेरे दिल पर जालिमाना वार न करते। मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं रंग भी ऐसे पहनती कि कम काली लगूं, लेकिन मुझ पर कपड़े भी नहीं झंझते थे। मेरी सहेलियां राधा और मीना, जो सच बोलने में बहुत कड्डवी थीं, कहती थीं, तुम्हारी शादी भी मुश्किल से ही होगी। समन, लड़के सांवली लड़कियों को पसंद नहीं करते। तुम्हारे लिए अगर कोई मिला भी तो वो काला ही होगा या शराबी। कोई खूबसूरत लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। ये वाक्य मेरी आने वाली जिंदगी के डर को और ज्यादा बढ़ा देते थे। गुस्सा और बर्बादी का खेल, जुआ और घर का सौदा। एक दिन कैलाश शराब पीकर पागलपन के आलम में घर आ गया। उसके साथ 2 दोस्त थे, जिन्हें मेरे भाई गोपाल ने तहजीब से बाहर बैठक मेहमान खाना में बैठने को कहा। कैलाश इसी बात पर पागल हो गया और गोपाल को पीटने लगा कि ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाइयों जैसे हैं। तुमने इन्हें क्यों कहा कि अंदर नहीं आओ, बैठक में बैठो। गोपाल ने बहुत कहा कि उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन कैलाश ने उसे इतना मारा कि उसका वजूद दर्द से कराहा उठा और वो 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। माँ बेबसी से देख देख कर रोती रहीं। मैंने भी दर्द की इंतहा में कह दिया, यतीमी हमारी किस्मत में थी, सह भी लेते। लेकिन ये सौतेले बाप की सूरत में जो आफत तुम हमारी जिंदगी में लाई हो, माँ, इस पर सब्र करना मुश्किल है। माँ मुझे देखती और अपने फैसले का बचाव करती, कहती, बुरा इंसान नहीं था समन, इन दोस्तों ने इसे इस रास्ते पर डाल दिया। अब कैलाश आता और माँ के पास जो भी पैसे होते जबरदस्ती ले जाता। लोग भी हमारे हालात पर बातें करने लगे थे। वो लोग जिनकी शर्मनाक नजरें हमसे हटती नहीं थीं, अब अफवाहें फैलाने लगे थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत, लता भाभी, जो दिल की बहुत अच्छी थीं, हमारे घर आईं। कैलाश की वजह से मोहल्ले का कोई आदमी हमारे घर नहीं आता था। लता भाभी ने जो खौफनाक खबर बताई, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि कैलाश जुआ खेलने लगा है और कल रात जुआ खेलते हुए हमारा ये घर भी हार गया है। ये घर ही हमारा इकलौता सहारा था। हम भूखे थे, लेकिन सर छिपाने की छत तो थी, और कैलाश हमसे ये छत भी छीन रहा था। ये जुल्म की आखिरी हद थी। उस दिन न हमने कुछ पकाया न खाया। आधी रात को कैलाश घर आया तो माँ ने आंसुओं और गुस्से के साथ उससे पूछा। पहले तो वो सख्ती से इनकार कर गया, फिर ढिठाई से बोला, तो क्या चाहती हो?
लोग मुझे कहें कि इसकी कोई जुबान नहीं है। जिनके पैसे देने थे वो मुझे मार रहे थे। हार गया था तो क्या करता, कुछ तो करना ही था ना। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, ये घर इन बच्चों का है। मैंने पहले ही इनके साथ ज्यादती की कि तुम्हारे जैसा इंसान इनकी जिंदगियों पर लाद दिया, जिसने बाप का प्यार तो दूर, कभी इनसे इनका हालचाल तक न पूछा। अब मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। इनका हक तुम नहीं बेच सकते। ये कहने की देर थी कि कैलाश ने जानवरों की तरह मां को मारना शुरू कर दिया। मैं और लक्ष्मी आगे बढ़े तो हमें भी मारने लगा। मेरे छोटे भाई डर से रोने लगे। हमारी चीखने की आवाजें सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गईं। उन लोगों को आता देखकर कैलाश ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन किया और खुद को मारना शुरू कर दिया। हम सब हैरानी और अविश्वास से उसे देखने लगे। वो झूठ और नाटकबाजी से चीख रहा था। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मैं कोई काम नहीं करता। मैं इन लोगों की वजह से अपने घर और अपना गांव छोड़कर यहां पड़ा हूं। लेकिन जब वापस आया तो देखा कि ये लोग मेरे ही एक दोस्त को घर पर बुला रखा था। मैंने पूछा तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगी। माँ ने जब ये गंदा इल्जाम सुना तो जमीन पर बैठती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने माँ का सारा खून निचोड़ डाल लिया हो। एक इज्जतदार के लिए सबसे बढ़कर उसकी इज्जत मान सम्मान ही होती है। मेरी माँ एक इज्जतदार औरत थी। फैसले गलत हो जाते हैं और मेरी माँ से भी ये गलत फैसला हो गया था इस इंसान से शादी का। अब वही हाल था। गले में पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा था। वो उन्हें बेइज्जत कर रहा था। माँ सिसकियां लेकर रो रही थीं और साथ में हमारा जीना भी हराम था। मोहल्ले की औरतें कानों को हाथ लगाती और राम राम करती बाहर निकल गई थीं। कैलाश खड़ा जीत के एहसास से हंस रहा था और बोला, आइंदा मेरे सामने जुबान चलाई तो साफ कह दूंगा कि ये मेरे कहे में नहीं थी, इसीलिए मारता हूं। बेहतर है मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहो। जो करता हूं तुम लोगों के भले के लिए ही तो करता हूं। मेरे कौन से बच्चे हैं जिनकी फिक्र है, सब कुछ इन्हीं का तो है। माँ हमेशा ही उसके सामने कमजोर पड़ जाती। उसका चालाक अंदाज और झूठी जज्बाती बातें हमेशा काम कर जाती थीं। माँ ने अपने दिल में दबी सारी तकलीफ के साथ कहा कि उससे गलती हो गई, वो कैसे भूल गई। बेटी का सौदा। समन की शादी एक भेड़ बकरी की तरह। अगले दिन मेरी बहन पूजा को बहुत तेज बुखार था। मेरा भाई गोपाल और मैं उसे मोहल्ले की डिस्पेंसरी के डॉक्टर वैद्य जी के पास ले गए। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखकर दिए जो शहर के अस्पताल से ही हो सकते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हम घर वापस आ गए। जब कैलाश घर आया तो उसे बताया कि डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा है। वो बोला, सुबह तैयारी पकड़ो, मैं ले जाऊंगा। हम सब हैरान थे लेकिन चुप रहे कि चलो यही गनीमत है कि कुछ तो एहसास हुआ। दूसरे दिन कैलाश पूजा को अस्पताल ले गया और रात को वापस आया, लेकिन बहन साथ नहीं थी। हम सब ने हैरानी से पूछा तो कहने लगा, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। हम भाई बहन बहुत परेशान थे कि बहन को ऐसी क्या बीमारी हो गई है जो डॉक्टर ने दाखिल कर लिया। सुबह होते ही कुछ अजनबी लोग हमारे घर आ गए। कैलाश ने उनको दूसरे कमरे में बैठाया और बड़ी बहन लक्ष्मी से कहा, कोई लाल दुपट्टा है तो इस काली कलेजे वाली को ओढ़ा दो, इसका विवाह है हर्ष के साथ। मैंने गहरी हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा जो मुझे गुस्से और डर से देख रही थी। कैलाश मुझे अक्सर काली कहता था। मैंने डरे हुए लहजे में कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। वो नफरत से हंसने लगा और बोला, जब तक शादी नहीं करोगी तब तक अपनी बहन की शक्ल को भी तरसोगी। बेहतर है चुपचाप शादी कर लो। ज्यादा बखेदा किया या शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया तो अपना चरित्र भी खराब करवाओगी और बहन की जान से भी जाओगी। वैसे भी शुक्र करो कोई तुमसे शादी पर राजी है, नहीं तो तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। उसकी धमकियां मेरी रूह तक खपा गईं। मैं रोने लगी लेकिन मेरे आंसू इस अनहोनी को न टाल सके। मेरा विवाह हर्ष नाम के इंसान से हो गया। कौन था, कैसा था, क्या करता था, कुछ पता नहीं था। ये सब उस जालिमाना सौदे के बाद हुआ कि शाम को मेरी बहन पूजा घर आ गई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? तो पूजा ने और माँ ने बताया कि मेरी तबीयत की वजह से पिताजी कैलाश अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरा आए थे ताकि कुछ टेस्ट रहते थे तो यहाँ से जाने में मुश्किल होती। मेरी आसानी के लिए रात वहां रखने को कहा था। झूठ और साजिश का जाल इतना गहरा था कि वो भी उसमें उलझी हुई थी। मैंने अपनी बहन के गले लगकर रोना शुरू कर दिया और उन्हें
बताया कि हमारे सौतेले बाप ने किस भेद्दा बकरी की तरह मुझे किसी इंसान को बेच दिया है। मेरी बहन भी रोने लगी। तभी कैलाश घर में दाखिल हुआ। पूजा ने गुस्से और बगावत से पूछा, कौन है? किससे मेरी बहन का नसीब फोड़ा दिया? तुम्हें दया क्यों नहीं आती हम अनाथ बच्चों पर? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कैलाश ने मेरी तरफ देखा और नफरत से बोला, इसकी शादी होनी कहाँ थी? लड़के आजकल गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़कियां चाहते हैं। अरे, मैंने तो इसका फायदा सोचा है और ये घर भी बच गया। माँ ने गहरी हैरानी से देखा और कड़वे लहजे में बोली, तो साफ कहो ना कि अपना ही कोई शराबी और जुआ खेलने वाला ढूंढा है। माँ ने उठकर कैलाश का कॉलर पकड़ लिया। मेरी माँ रो रही थी और मेरी बदनसीबी पर चिल्ला रही थी और सवाल कर रही थी इस जालिम से। लेकिन जुल्म करने वाला कब कहता है कि वो जालिम है? कैलाश ने मेरी माँ को उस दिन बहुत बेइज्जत किया। वो दिन हमारी जिंदगी में वैसा ही था जिस दिन हमारे पिताजी हमें छोड़ गए थे। उस दिन फिर याद आया कि जिनके बाप मर जाते हैं वो जमाने की ठोकरों के लिए आसान निशाना होते हैं। सौतन का सुख और मेरा दुख, नई आफत की शुरुआत। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मैंने ही खोला। एक इंसान अंदर आ गया। मैंने कहा, किससे मिलना है? पिताजी तो घर पर नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और कड़वी सच्चाई के साथ बोला, अपने पति से पूछ रही हो कि किससे मिलना है? मैं हर्ष हूं। मैंने हैरानी और नफरत से उसे देखा। वो अच्छा खासा इंसान था, उम्र यही कोई 35 साल। मुझे समझ नहीं आई कि उसने मुझसे शादी क्यों की। मेरा उससे कोई जोड़ा ही नहीं था। लेकिन सच कहते हैं, नशा करने वालों की समझ काम नहीं करती। वो नशा करता था, जुआ खेलता था, इसलिए घर वालों ने उसे घर से निकाल रखा था। जुआ में हमारा घर जीत गया तो मेरे बाप ने बदले में मुझे बेच दिया। माँ भी वहां आ गई और हर्ष से कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। माँ ने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, मैंने एक गलत फैसला किया और इस इंसान से शादी कर ली। इसने मेरे बच्चों की जिंदगी हराम कर दी है। अब इसने अपने जैसे ही नशेड़ी से मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया। सारी उम्र मैं अपने पति की मार खाती रही और बच्चों को भी इस इंसान के हाथों बेइज्जत करवाती रही हूं। अब यही मेरी बेटी का नसीब है। ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे जमाने का पता नहीं। मैं तो सब सह गई। ये बहुत नादान है। तुम एक एहसान करो, ये रिश्ता खत्म कर दो। हर्ष ने रूखेपन से कहा, ये रिश्ता जिसने जोड़ा है वही मुझसे ये बात करे। मैं तो ये बताने आया था कि एक मकान मैंने किराए का ढूंढ लिया है। कुछ दिन में मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। जैसी भी है मुझे मंजूर है। माँ ने मेरी तरफ रोती आंखों से देखा और एक आखिरी कोशिश की हर्ष को समझाने की, लेकिन वो ना माना। कुछ दिनों के बाद हर्ष मुझे लेने आ गया। मैंने माँ से सौतेले बाप की बहुत मिन्नत की कि अभी विदाई न करें, कुछ समय दें, लेकिन वो न माना और मैं रोते हुए अपनी माँ और भाई बहनों को छोड़ आई। हर्ष भी मेरे सौतेले बाप की तरह ही था, लेकिन ये था कि वो नशा करके किसी जगह पड़ा रहता। मैंने मायूसी से फोन रखकर वापस आ गई। मुझे अब अपने भाई बहनों की बहुत याद आ रही थी। भले हम लोग लड़ते थे, लेकिन दुख दर्द में साथ तो थे। यहाँ तो कोई मुझे सुनने वाला भी नहीं था। कितने दिन अपनी ही आवाज नहीं सुन सकती थी। ये अकेलापन और पति का ये रवैये मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। मैं रोज दुआएं करती कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा रंग भी गोरा हो जाए। मैं बहुत काली थी। पति भी मुझसे घिन खाता था और चाहता था कि मुझसे बच्चे भी ना हों, क्योंकि वो भी काले ही होंगे। मैं बहुत परेशान थी। दिल चाहता कोई चमत्कार हो जाए, मैं ऐसी हो जाऊं कि वो मुझे भी प्यार से देखे। लेकिन मेरी किस्मत में अब और आजमाइशें थीं। एक दिन वो एक बहुत खूबसूरत लड़की रूपाली को ब्याह कर ले आया। मेरी सौतन रूपाली बहुत हसीन थी। मैं हर वक्त उसको देखती रहती और अंदर ही अंदर जलती रहती। सौतन की शैतानी चाल, वफादारी का इम्तिहान। एक दिन मेरी सौतन मेरे पास आई और बोली कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी औलाद हो तो मैं अपनी औलाद तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम किसी से कुछ कहोगी नहीं और इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने सोचा, उसे मेरे इस्तेमाल की कोई चीज चाहिए होगी। मैंने कहा, कहो क्या काम है? लेकिन उसने तो जो कहा, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। उसने मुझसे मेरे ही पति से बेवफाई मांगी थी। कहने लगी, अगर तुम मेरे भाई संजय की बात मान लो, वो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने गुस्से और हैरत से कहा, मैं ऐसी नहीं हूं। उसने कहा, जमाना बदल गया है, अब लड़के लड़कियों की दोस्तियों को बुरा नहीं समझा जाता, और वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हें पूछता तक नहीं। मेरा भाई तो सिर्फ चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो, उससे दुख सुख बांट लिया करो। उसने जब से तुम्हें देखा है, उसे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मैं चुप हो गई। मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी।
रूपाली भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी और हर वक्त मेरे साथ रहती और कहती कि क्या हुआ अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी अब उसके साथ अच्छी हो गई थी। जहरीले नुस्खे और साजिश का बोझ। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। मेरी सौतन रूपाली ने ही खाना बनाया और मुझे कमरे में ही दिया। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। नए नए नुस्खे, टोटके मेरे चेहरे पर आजमाती। कहती इससे रंग साफ हो जाएगा, लेकिन वो रोज मुझसे अपनी बात कहना न भूलती। मैंने अभी तक उसकी बात पर हाँ नहीं दिया था। मैं अपने पति से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सिर्फ बच्चे की खातिर चुप थी कि बच्चा मुझे मिल जाए और शायद कुछ ऐसा हो कि मेरे पति को मेरी सौतन की असलियत पता चल जाए। मेरे चेहरे पर खारिश होने लगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरे पर खुजली करना शुरू कर दी, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। मैं उठकर गई, फ्रीज से ठंडा पानी लिया और ठंडे पानी के छींटे मारे। मैं बार बार मुंह धो रही थी। जब तक पानी से चेहरा धोती तब तक सुकून रहता। कुछ देर बाद वैसे ही जलन होने लगी। रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही मैंने सौतन को बताया तो उसने झूठी चिंता से कहने लगी, तुझे कहाँ भी था, फेशियल किया है, चूल्हे के पास मत जाना। लेकिन तुम इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़ी हो गई और खाना पकाती रही, इसीलिए चेहरा देखो कैसे लाल हो गया है। मैं बार बार चेहरे पर खारिश कर रही थी। तब हर्ष आ गया और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो। पता नहीं क्या क्या किया था मेरे चेहरे पर और क्या क्या मलती रही थी। उसके नुस्खे मेरी त्वचा का सत्यानाश कर रहे थे। मैं मना करती तो कहती, तुझे नहीं पता, आजकल ऐसे ही रंगोरा होता है, ख्याल रखना पड़ता है। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया था। मेरी सौतन ने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने के लिए और कहा कि तैयार हो जाओ, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती और मुझे भी यही लगता कि चलो कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है, कोई तो है जो मुझे पूछता है। हर्ष तो पहले भी मुझे नहीं पूछता था, अब चलो मेरी सौतन मुझे सुनती तो है। मैं उससे हर बात कर लिया करती थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। मैं घर आ गई। घर आकर मेरी सौतन ने मुझे जूस पिलाया और दवाई दी। मैं दवाई खाते ही सो गई। पता नहीं कितने घंटे सोती रही। जब आंख खुली तो महसूस हुआ जैसे मेरे सारे शरीर पर खारिश हो रही है। पागलों की तरह चेहरे पर खारिश कर रही थी। मैं अपने चेहरे को नोच रही थी। मैं रोने लगी, चीखने लगी। मेरी सौतन भी आ गई, मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ये चेहरे की जलन मुझे मार देगी। मेरे हाथों और पैरों पर भी छाले बन गए थे। मुझे रोते पीटते देखकर हर्ष आया और बोला, क्या आफत आ गई है? मेरी सौतन ने कहा, तुम बाहर ही रहो, इसके पास मत जाना, इसे खतरनाक वायरस हुआ है, ये दूसरों को भी लग जाएगा। मैं इसे संभाल लूंगी, तुम जाओ। हर्ष ने मेरी तरफ देखा और मेरी सौतन का शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी पहली पत्नी को भी बर्दाश्त कर रही है। मैंने अपनी सौतन को देखा, जो पता नहीं क्या क्या चालें चल रही थी, और मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गई थी। मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बीमारी से किसी और को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता। मेरी सौतन ने भी आना छोड़ दिया। हर्ष तो पहले ही मुझे नहीं पूछता था। मैं रो रही थी और बार बार ईश्वर से दुआ कर रही थी कि मुझे इस मुसीबत से निकाल। सारी रात आंखों में कटी। साजिश का उलटा पड़ना, वफादारी की जीत। सुबह जब सूरज की रोशनी हुई तो पता चला कि रात गुजर गई है। मैंने खिड़की में खड़े होकर बाहर देखा, जो गली में खुलती थी। मेरी सौतन उस वक्त गली में खड़ी थी और कोई लड़का उसे कुछ छोटी सी पुद्धियां पकड़ रहा था। मैंने हैरानी से उस लड़के को देखा। ये लड़का उस दिन अस्पताल में भी था। ये संजय था, उसका भाई। मैंने हिम्मत और होशियारी से कमरे से निकलकर सौतन के कमरे का रुख किया और पर्दे के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद मेरी सौतन कमरे में आई और वहीं पुड्डिया एक क्रीम में मिला दी और खुद बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से क्रीम की जगह बदल दी, उसकी जगह दूसरी क्रीम रख दी और दोबारा अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वो मेरे ही कमरे में आई और कहा कि ये क्रीम लगा लो। वो रोजाना इस वक्त मुझे एक क्रीम देती थी। मैंने भी अब यही करना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि वो कमरे में पहुंच जाती, मैं क्रीम की जगह बदल देती। अब जो वो क्रीम मेरे लिए बना रही थी, वो खुद लगा रही थी और उसे पता नहीं था। उसे तो उस दिन पता चला जब एक सुबह उसके सारे शरीर पर अजीब किस्म के छाले बन गए। उसका चेहरा भी दानों से भर गया। वो रो रही थी और हर्ष के सामने सारा इल्जाम मुझे दे रही थी कि इस गाली की वजह से ये बीमारी मुझे लग गई है। लेकिन मैं सारी बात हर्ष को बता चुकी थी। मैंने उसे सब कुछ, सौतन के भाई, पैसों की लालच और बदले में बच्चे की ऑफर तक सब बता दिया था। फैसला भी उसी पर छोड़ दिया था। उसने पहली बार मुझे समझा और कहा, फिक्र नहीं करो समन, मैं गलती करता जरूर हूं, लेकिन बार बार करने का इच्छुक नहीं। इस औरत ने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया है और मुझे भी बर्बाद कर दिया,
ये सारा पैसा लूट गई और किसी न किसी बहाने रोज इसे पैसा चाहिए था। इसने पैसे की खातिर ही मुझसे शादी की थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये खुद ही मुझे छोड़ने वाली थी और एक और इंसान से शादी का वादा भी कर चुकी है। मैं उसके लिए आसानी कर रहा हूँ। जब उसने मेरी सौतन से कहा कि वो अब उसे और नहीं रखेगा, वो सिर्फ खूबसूरती देखकर मर गया था। अब उसे समझ आ गई कि सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, इंसान के चरित्र की खूबसूरती बहुत जरूरी है। इंसाफ और नई जिंदगी। सौतन की आखिरी साजिश। इन्हीं दिनों पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रूपाली ने मुझे बुरा भला कहा और कहा कि मैं ये बच्चा तुम्हें दे देती और कहती कि तुम्हारा ही है। इस तरह औलाद की मजबूरी की वजह से तुम्हारा पति भी तुम्हें मुंह लगा लेता, लेकिन तुमने नेक बनने का जो ढोंग रचाया और वफादारी जाहिर करके मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एक दिन उसके मायके से एक औरत, कलावती, जो पहले कभी नहीं देखी थी, एक लड़के जय के साथ हमारे घर आ गई। रूपाली ने कहा कि ये मेरी मौसी और कजन है, कुछ दिन यही रहेंगे। हर्ष ने इन लोगों की वजह से चुप रहना ठीक समझा कि मेहमान हैं, तमाशा न बने, लेकिन अब वो मेरी सौतन से दूर ही रहता था। अब बहुत अरसे बाद वो मेरे कमरे में वापस आ गया था। मैंने शुक्रिया किया। भले ही ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरा गहना इज्जत मेरी आंखों के सामने था। अब जब हर्ष काम पर निकल जाता तो रूपाली का कजन जय मुझसे बहाने बहाने बात करने की कोशिश करता। एक दिन मैं खाना पका रही थी तो कहने लगा, तुम क्या हर वक्त काम करती रहती हो और मेरी कजन आराम से चारपाई पर पड़ी रहती है? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। तुम बहुत खूबसूरत हो, सिर्फ थोड़ा सा रंग ही तो काला है। हर्ष को तुम्हारी खूबसूरती नजर नहीं आती। मैं तो मन ही मन में तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। अपनी कजन से कहा भी था कि तुमसे बात करवा दे, लेकिन उसने कहा तुम ये नहीं करोगी, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तुम हर्ष को हटाओ, चलो हम अलग अपनी दुनिया बसाते हैं। हर्ष तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैंने तो इसीलिए यहाँ उसकी इतनी इज्जत की कि वो जाने, और फिर तुमने मुझे बुलाया। अचानक मेरा हाथ गर्म तवे से लग गया था। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम ध्यान से कुछ करती नहीं हो। और फिर अचानक रुककर अजीब बातें करने लगा। कहने लगा, मैं यहीं था जब तुमने कहा कि मैं उदास हूँ, तुम आ जाओ। मैं आ गया। इतनी जल्दी क्या थी कि जल्दी के चक्कर में तुमने तवे से हाथ जला लिया? मैं कुछ देर बाद खाना खा लेता। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो कहने लगा, न करो समन, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा हाथ पकड़ने की हिम्मत हुई है, नहीं तो कभी भी इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ थी। मैं तो हर्ष की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुमने कहा और तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती हो, तो मैंने सोचा तुम्हें समझाता हूँ कि हर्ष जैसा पति तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, फिर उसके घर मेरी कज़न है जो मुझे बहनों की तरह प्यारी है। जिस घर में मेरी वजह से जिसका घर खराब होगा, ये कभी नहीं चाहूंगा। मैं हैरान थी। मैंने फिर से हाथ छुड़वाया और रसोई से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन रसोई के दरवाजे पर खड़े हर्ष को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हर्ष ने नफरत से मुझे देखा और फिर मुझे छोटी बाल से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। उसने मेरी एक न सुनी और गुस्से से पागल होकर कहने लगा, मैं तो तुम्हारी तरफ लौट रहा था कि तुम्हारा चरित्र मेरे लिए बहुत अहम हो गया था, लेकिन तुम तो घटिया औरत, पति के होते हुए सौतन के कजन से चक्कर चला रही हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। उसने मुझे घर से निकालकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं दरवाजा पीटती रही, मुझे मौका दो कुछ कहने का। ये सच नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन हर्ष ने मेरी बात न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं वहां से पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। रास्ते में आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे। मैं ऐसी हालत में थी जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। 1 घंटा पैदल चलने के बाद मेरी बस हो गई थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठी रोती रही, लेकिन चलना था। रात गहरी होने वाली थी और मुझे घर पहुंचना था। आखिरी कयामत और बगावत की शुरुआत घर पहुंची तो एक और आफत थी। मेरे सौतेले बाप कैलाश ने मेरी माँ पर फिर हाथ उठाया था और उस पर चरित्रहीनता का घटिया इल्जाम लगाया था। मेरे भाइयों को पाठशाला गांव के पंडित के पास भेज दिया था। मेरी बहनें उसके जुल्म के सामने बेबस थीं। मुझे देखा तो कहने लगा, ये लो, एक और आ गई बदचलन, जिसे उसके पति ने रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। सब कुछ मेरी किस्मत में था। पहले यतीमी, फिर पति की बेवफाई और सबसे बढ़कर सौतेले बाप की घटिया बातें जिन्हें सुनना था। मैं रात दिन रोती रहती थी और दुआएं मांगती थी कि क्या हम भी कभी सुकून से जी सकेंगे। मेरी माँ कमजोर हो गई थी। अब अगर उन्हें इस तरह मार पड़ती तो मुझे लगता किसी दिन वो मर ही जाएंगी। एक दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ पर फिर हाथ उठाया। मैं और मेरी बहन लक्ष्मी घर पर थे। मेरी माँ को और मारने के लिए वो चाकू उठाने गया।
उस दिन मैंने सोचा, बहुत हो गया। से पहले कौन सी अच्छों की लिस्ट में है समन? जुल्म को सहन करने वाला भी जालिम ही होता है। ऐसे तो नहीं कहा गया कि जुल्म को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और जुबान से नहीं रोक सकते तो उसे बुरा तो समझो। मैंने उस दिन हिम्मत की और अपनी माँ पर उठने वाले हाथ को पकड़ लिया। मेरे सौतेले बाप हैरान था कि इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो माँ को मारने के लिए जो चाकू पकड़ रखा था उसी से मुझे मारने लगा। मैंने भी पास पड़ा डंडा उठाया और उस दिन मैंने अपनी सारी नफरत निकाल ली। माँ कुछ ना बोली, बैठी रोती रही। मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझे रोका कि बस कर समन, ये मर जाएगा, इसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे मत कर। मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को देखा और बोला, ये सब तेरी परवरिश है। मेरी माँ ने उस दिन इतिहास में पहली बार कहा, मैंने देखा कि तेरी माँ से तो अच्छी ही परवरिश की है। तेरी माँ तो तुझे औरत की इज्जत करना तक न सिखा सकी। अब बेहतर है तू यहाँ से निकल जा। अब हम में तुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। उस दिन मेरा सौतेला बाप समझ गया था कि अब हम उसकी मार नहीं खाएंगे, और वो बेइज्जत होकर चला गया। और फिर कुछ अरसे के बाद जब उसके वही रिश्तेदार जो उसके पैसे पर मजे करते थे, उन्होंने देखा कि उसके पास उन्हें देने को कुछ नहीं, तो वो दोबारा मेरी माँ से माफिया मांगने लगा। मेरी माँ ने कहा, तूने मेरे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, अब और नहीं। जो हो गया वो तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जो है मैं उसे बचा लेना चाहती हूँ। हमें यहाँ नजर मत आना। उजाले का सफर। खूबसूरती देखने वाले की आंख में मेरी सौतन रूपाली की असलियत हर्ष पर खुल गई थी। उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था जब रूपाली अपने कजन जय से कह रही थी, शुक्र है तुमने उसे निकाल दिया। उस दिन हर्ष की आंखें खुल गईं। हर्ष ने उस औरत को तलाक दे दी। एक बच्चा था जो वो खुद छोड़ गई थी। मैंने उस बच्चे को माँ बनकर पाला, उसे प्यार और अपनापन दिया और खुद से मोहब्बत करना भी सिखाया। हर्ष कहता है, समन, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। तुम्हारी अच्छाइयों और चरित्र की खूबसूरती ने तुम्हें मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत बना दिया। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेटा रूपाली का छोड़ा हुआ और मेरा अपना 2 साल का बेटा जो बिल्कुल अपने पिता हर्ष जैसा है, दोनों हैं। हर्ष दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है। सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। मेरे घर वालों से मुझे मिलवाने के लिए ले जाता है। मेरे सौतेले बाप ने एक दिन ज्यादा नशा कर लिया और उसी नशे की वजह से उसकी मौत हो गई। सच कहते हैं, बुरे कामों के बुरे अंजाम होते हैं। मेरी बहनों की शादियां हो गईं। अब एक भाई की मंगनी की है। माँ ने भी अब सुकून और शुक्र की सांस ली। अब दिन बदल गए। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है।